तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, इसे हम एनसीईआरटी में हेडिंग डाला गया है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड है। कूलम्ब्स लॉ का एक्सटेंशन फॉर्म भी हम समझ सकते हैं, जो उसका जहाँ कूलम्ब्स लॉ यूज़ नहीं कर पाते हैं वहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लगा के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सुपरपोजिशन एक्चुअली ये एडिशन का टर्म आता है, एडिशन करता है फिजिकल क्वांटिटी के, सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एडिशन होता है। हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें वेव्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट किए थे, और वहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का थ्री फेनोमेनन हम लोग पढ़े थे, जिसमें एक था स्टैंडिंग वेव, सेकेंड था वेव बिट्स, और थर्ड था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो ये सब बातें हम क्लास 11th में भी किए थे, जहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सुपरपोजिशन थ्योरम हम पढ़े थे। यहाँ पे हम फोर्सेस की बात करेंगे। यहाँ फोर्सेस सब सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सबका एडिशन करना है। तो किस तरह से एडिशन करेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको बताएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम टू चार्जेस की बात करें, टू चार्जेस की, चलो दो चार्ज लिए, एक लिए Q1 और सेकंड क्या लिए, और दोनों को एयर मीडियम में रख दिया गया। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू Q1, ये हमको पता है। अगर ये लाइक चार्जेज होंगे देन दे आर रिपेल विथ ईच अदर। इसको रिपेल करेगा F12, इसमें फोर्स लगाएगा F21। ठीक है, चलो हम बात करते हैं Q1 पे, इसी पे हम फोकस करते हैं। हम Q1 पे फोकस करेंगे कि Q1 पे कितना फोर्स लगा, कौन लगाएगा फोर्स, तब ये क्या हो जाएगा एक्सपीरियंसिंग, और ये क्या हो जाएगा एक्सर्टिंग। तो इस पे फोर्स, टोटल फोर्स कितना आया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ओनली मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। सो फॉर्मूला विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। हियर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि हम एक नोटेशन लेते हैं कि K इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी चार्ज 1 पे यानी Q1 पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। सपोज वन मोर चार्ज इज देयर, सपोज Q3 इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन, देन व्हाट विल हैपन, ये Q3 भी इस पे एक फोर्स लगाएगा। पहले तो कौन लगाया था, Q2। चलो हम इस पे फोकस कर रहे हैं, इस फोर्स को हम नहीं लेते हैं। Q2 ने फोर्स लगाया और F12 यानी फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। सिमिलरली ये Q3 भी इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर ये लाइक चार्जेज हैं देन दे आर रिपेल विथ ईच अदर, तो इसको ये रिपेल कर देगा, एक फोर्स और एग्जिस्ट हो गया F13। then how can you find the net force on Q1, कितना इसमें नेट फोर्स एग्जर्ट हुआ। ये तो पता चल गया कि इंडिविजुअल चार्जेस से हम इतना फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए, F12 भी और F13 भी। नेट फोर्स इस पे कितना लगा, उस फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ इज नॉट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कूलम्ब्स लॉ जो है इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाता है। यहाँ पे ये फेल हो जाता है। कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में हुआ, जब एक चार्ज एक्स्ट्रा आया तो और एक फोर्स एग्जिस्ट कर गया। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, यहाँ पे ये फेल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन Q1 देन वी विल गो विथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तब हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ओर मूव करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर किसी चार्ज पे अगर हमको नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू सेवरल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस उसके अराउंड में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी चार्जेस के द्वारा सबका इंडिविजुअल फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे F12, F13 ये सब इंडिविजुअल फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कहता क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो नेट फोर्स ऑन Q1 विल बी F12 प्लस F13। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेना है। दोनों फोर्सेस का क्या करना है, वेक्टर सम ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे तो इंडिविजुअल फोर्सेस जो ये दोनों के द्वारा एक्सर्ट किया गया है Q1 पे, दोनों का वेक्टर सम अगर ले लेते हैं तो ये इस पे नेट फोर्स निकल जाएगा।
एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट तब क्या हुआ, इसके बारे में तब देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट तब क्या, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको पूछा जाता है एग्जाम में लिखने के लिए, इसको जरूर याद कर लेंगे। व्हेन ए नंबर ऑफ forces, number of charges are interacting the total force on a given charge is equal to sum of the forces exerted on it due to all other charges। रिमेनिंग चार्जेस के द्वारा जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका वेक्टर सम ले लेंगे, इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। कब, जब बहुत सारे चार्जेस जो है when a number of charges are interacting, the total force on a given charge, किसी particular charge पे total force का वैल्यू क्या होगा, is equal to vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। इसको हम फिगर से समझते हैं, कैसे इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? सपोज यहाँ पे बहुत सारे चार्जेज हैं और यहाँ पे एक चार्ज ले लिए, ये चार्ज कितना ले लिया Q1, यहाँ पे ले लिया Q2, ये Q3, ये Q4 और इस तरह से Qn चार्ज है। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं n, यानी Q1 के चारों ओर n चार्जेस प्लेस्ड कर दिया गया। अब बताओ ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस फोर्स का वैल्यू को क्या बोलेंगे, F12, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। सिमिलरली Q3 कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। सिमिलरली Q4 भी एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज। एंड n चार्जेस कितना फोर्स लगाएगा इस पे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज। इस तरह से इसमें इतने सारे फोर्सेस लगा। अब सारे फोर्सेस को क्या करना है, वेक्टर सम ले लेना है। सबका पहले इंडिविजुअल फोर्सेस निकालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस है सबका वेक्टर सम ले लेना है। और ये फोर्सेस कौन एक्सर्ट कर रहा है, अदर चार्जेज, यानी ये रिमेनिंग चार्जेज इस पे जो फोर्स लगाया, यानी इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंसिंग बॉडी या एक्सपीरियंसिंग चार्ज भी बोल सकते हैं। और ये सब क्या हो गया, एक्सर्टिंग चार्ज। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज विल बी F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n। सबका वेक्टर सम ले लो। अगर ये वेक्टर सम ले लेते हैं तो ये नेट फोर्स इस पे कैलकुलेट कर सकते। सो इन दिस वे we can define the principle of superposition, and total value of total force on Q1 will be vector sum of all the forces which are exerted by the remaining charges। Clear? And this is the statement of principle of superposition।
Now, in terms of position vector, in terms of पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन। तो हम पढ़े हुए थे वेक्टर फॉर्म में, इसको ऐसे समझो। अगर ये एक्सप्रेस करने के लिए पूछा जाए, इसको आगे भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। सपोज एक्स, वाई और जेड, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। बहुत सारे चार्जेज यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत सारे चार्जेज हैं। एक चार्ज यहाँ पे ले लें, इसका नाम दे देते हैं Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4 और ये क्या हुआ, नंबर ऑफ चार्जेस। How can you find the net force on Q1 in terms of position vector? तो हम position vector यहाँ से ड्रॉ करते हैं। Q2 का position vector क्या होगा? Q2 का position vector ले लेते हैं R2 और Q1 का position vector क्या लेंगे? R1। पोजिशन वेक्टर मैंने बताया था उसका हेड कहाँ पे होना चाहिए, जिस पॉइंट को लोकेट करना है। इसका पोजिशन वेक्टर हो गया R2। R3 का पोजीशन वेक्टर R3, सॉरी Q3 का, एंड Q4 का पोजीशन वेक्टर R4 एंड Qn का पोजीशन वेक्टर Rn। इस तरह से पोजीशन वेक्टर हम इसे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब हमको चाहिए इस पे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के लिए मैंने बताया था कि ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, F12, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, F13, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। Q4 ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, F14, और Qn के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया, F1n। क्लियर? तो वेक्टर सम पता है क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज विल बी F12, F13, F14 डॉट 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 F1। इसको आप पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बताया था ये वेक्टर फॉर्म में F12 अगर लाइक चार्जेज हो तो कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखते हैं R1 माइनस R2, इसी सीक्वेंस में लिखना है। अगर ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे लिखते हैं R2 माइनस R1। अगर ये लाइक चार्जेज है तो इसी सीक्वेंस में लिखना है, 1 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 मॉड Q। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो 1 2 की बात करें तो 1 2 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड का Q। क्लियर? F13 के लिए बात किया जाए तो ये 1 और 3 के बीच में इंटरेक्शन फोर्स है, तो इसको लिख सकते हो K Q1 Q2 सॉरी Q3 R1 माइनस R3 अपॉन R1 माइनस R3 मॉड Q। क्लियर? 1 4 के लिए बात करें तो K टाइम्स Q1 Q4 R1 माइनस R4 अपॉन मॉड R1 माइनस R4 Q। इस तरह से हम n तक चले जाएंगे। nth चार्ज में कितना फोर्स लगा है, K टाइम्स Q1 Qn R1 माइनस Rn अपॉन R1 माइनस Rn।
इस तरह से। ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में नेट फोर्स निकल गया किस पे? Q1। क्लियर है? नाउ अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिखा जाए तो समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे समेशन फॉर्म में जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे। देखो के Q1 बार बार आ रहा है, के Q1 बार बार आ रहा है, उसको बाहर कर दो। अब इसका समेशन ले लेना। समेशन में देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे n, तो ये वेरिएबल टर्म हो गया। तो इसको लिखेंगे QI, I वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है R1 माइनस R2, यहाँ R3, यहाँ R4, यहाँ पे Rn, ये वेरिएबल है। R1 कांस्टेंट है तो यहाँ लिखो R1 माइनस RI अपॉन, यहाँ वेरिएबल देखो R1 तो कांस्टेंट है, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे R1 माइनस RI मॉड Q, ये लिख सकते हो। अब देखेंगे कि I वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। देखो तो 2 से कहाँ तक जा रहा है, n तक। यहाँ पे देखो 2 से कहाँ तक है, n तक। तो यहाँ पे लिखोगे I का वैल्यू 2 to n। ये इसका समेशन फॉर्म करते हैं। इस तरह से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में ये पढ़े होंगे। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर एक्सप्रेस करने के लिए एग्जाम में पूछा जाए तो इसी वे में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। ये 2 और 3 मार्क्स में इसको पूछा जाता है, स्टेटमेंट प्लस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, क्या सीखे हम इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, क्या कंक्लूजन? तो इसके कंक्लूजन की बात कर लें। क्या कंक्लूजन्स पाए? तो पहला कंक्लूजन है, VBI इस एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है, द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस do not get affected by the presence of other charges। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। जैसे सपोज ये जो Q1 है, Q1 पे फोर्स कौन लगा है? चलो इसको हम ऐसे समझते हैं। मान लें अभी तो जस्ट अभी महाभारत हम लोग देखे भी होंगे, वहाँ पे अभिमन्यु का किस तरह से वध किया गया था चक्रव्यूह के अंदर में। आप उसको समझें, उसको कॉन्सेंट्रेट करें। अगर ये मान लें अभिमन्यु है और इसके चारों ओर बहुत सारे योद्धा हैं जो कौरव सेना की हो, जैसे ये दुर्योधन हो गया, भीष्म पितामह हो गए, गुरु द्रोणाचार्य हो गए, कर्ण हो गए, बहुत सारे ये इसके चारों ओर जो है एक से एक महारथी लोग थे और ये अकेले अभिमन्यु अंदर में चक्रव्यूह के अंदर में। अब ये इस पर फोर्स लगाया, यानी कुछ वार किया अपने स्ट्रेंथ से। चलो ये अगर भीष्म पितामह है तो अपने स्ट्रेंथ लगाया, ये अगर कर्ण है तो कर्ण ने भी अपना स्ट्रेंथ लगा दिया, फोर्स लगा दिया उस पर। अगर ये द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य ने भी इस पर फोर्स लगा दिया। अगर ये दुर्योधन है तो दुर्योधन ने भी अपने हिसाब से फोर्स लगा दिया। सभी ने इस पर फोर्स को एक्सर्ट किया। अच्छा बताओ, ये भीष्म पितामह अगर इसे लड़ रहे हैं और अपने स्ट्रेंथ के आधार पे इस पे फोर्स लगा रहे हैं और उसके बगल में अगर द्रोणाचार्य अगर आ जाते हैं तो क्या इसके स्ट्रेंथ में कमी आएगी? क्या नहीं, इनका जो ताकत है उस ताकत से इस पे फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ द्रोणाचार्य आ जाए, कर्ण आ जाए, भीष्म पितामह जो भी आ जाए या दुर्योधन आ जाए तो इसके फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, नहीं ये फोर्स हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, यानी इसके प्रेजेंस से इस फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो वही कहता है द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है
डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस से इस फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या इफेक्ट होगा, इस अभिमन्यु पे जो नेट चार्ज लगा, नेट फोर्स लगा, उस फोर्स में इफेक्ट कर जाता है, यानी इसका नेट फोर्स तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज करेगा, वो चेंज होते रहता है, ये चेंज कर सकता है, लेकिन ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे उसी का कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगा, चलो ये ले लिया 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन इसके आने से अब इसमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ये हमेशा 10 न्यूटन का ही फोर्स बना रहेगा। ये अगर आ भी जाता है यहाँ पे एक अदर चार्ज जो इस पे फोर्स लगा दिया, तो इस 10 न्यूटन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये लगा दिया 20 न्यूटन और 20 न्यूटन के बगल में और एक चार्ज आ गया, तो इस फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके आने से, यानी ये 10 न्यूटन फिक्स्ड है, ये 20 न्यूटन फिक्स्ड है, अपने अपने स्ट्रेंथ के आधार पे वो फोर्सेस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। लेकिन ये इस फोर्स में कोई इफेक्ट इस चार्जेस के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इफेक्ट पड़ता है इसके नेट फोर्स पे, किस पे, नेट फोर्स पे, अभिमन्यु पे। तो इसका सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ, नेट फोर्स ऑन चार्ज, कौन सा चार्ज, जिस पे हमको फोर्स लगाना है, Q1 विल बी अफेक्टेड, इस पे अफेक्ट करेगा, यानी वो फोर्स चेंज होगा, नेट फोर्स चेंज होगा, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस चेंजिंग नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ऑल इंडिया 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं, ये कंक्लूजन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है इसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, इसको नोट डाउन कर लें। ऑल इंडिया 2010 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि ये स्टेटमेंट गिवन है, कर रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बता, इज इट ट्रू और नॉट, इज इट राइट और रॉन्ग। अब बताएं कि ये स्टेटमेंट जो है राइट है कि रॉन्ग है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या है, एब्सोल्युटली राइट है, यानी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो होता है दो चार्जेस के बीच में वो इफेक्ट नहीं करता है थर्ड चार्ज के आने से, तो ये राइट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि दो चार्जेस है Q1 एंड, ये दोनों को वैक्यूम में रख दिया गया, कितने डिस्टेंस पे है, दोनों में एक दूसरे से फोर्स कितना लगा है, ये दोनों F फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों में लग गया। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट लाता है, कहता है कि ठीक है Q1 और Q2 तो है ही, इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी तरह का हम चेंज नहीं किए, डिस्टेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं किए और मीडियम में भी कोई चेंजिंग नहीं की। चेंजिंग क्या कर रहे हैं कि इस Q1 के जस्ट बगल में, यानी इसके क्लोज में, यहाँ पे एक थर्ड चार्ज को हम प्लेस्ड कर देते हैं। इफ द थर्ड चार्ज Q2 इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू Q1, देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का वैल्यू क्या होगा, क्या F रहेगा, कुछ चेंज होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि ये दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है F, ये फोर्स अगर F एक्सर्ट किया इस पे, ये अगर इस पे F फोर्स एक्सर्ट किया, तो इसके सामने आने से इसके फोर्स में, इस फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, F में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंज क्या होगा, इस पे नेट फोर्स में चेंज हो सकता है, लेकिन F में कोई चेंजिंग, यानी दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो एज यूजुअल रहेगा। यानी F डैश ले लें तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन F डैश मस्ट बी इक्वल टू F, यानी F डैश में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी इसके आने से भी इस फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, यानी F डैश एंड F बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्लास तो बात करेंगे ही आगे इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन की बात। अभी इसमें कुछ एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में।
तो कौन कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का 1.6 एंड 1.7 एंड एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? 1.6। ये 3 क्वेश्चन है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है एनसीईआरटी का। अगर हम चले एससी वर्मा की बात करें, इसको नोट डाउन कर लें। अभी हम जितना 1-2 क्वेश्चन बताते हैं उसको तुम लोग घर में बैठ के अपने बनाओगे। एससी वर्मा में अगर चले जाएं तो एससी वर्मा में जाके देखना पेज 121 एंड 122, इस पेज में जाके देखना। तो क्वेश्चन नंबर जो है जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है वह है 16, 17, 20 एंड 31। ये 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज का वो, ठीक है। और अगर वर्कआउट का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3, ये वर्कआउट का है, वर्कआउट एग्जाम्पल। ये शायद ये पेज नंबर जो है 114 में जाके मिलेगा। तो कितने क्वेश्चंस हो गए? इतने क्वेश्चन जरूर बना लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस जो है, जो एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चंस और एससी वर्मा का 6 क्वेश्चंस, इसको ट्राई करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है, क्या कहता है एनसीईआरटी? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का ही लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक छोटा सा ट्रिक से बताएंगे। 1.6 क्वेश्चन क्या कहता है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस में चार्जेस रखा गया है सेम मैग्नीट्यूड का, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड है, हमको पता है कि सेंट्रॉयड जो है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आपको मैथमेटिक्स से पता होना चाहिए। अब उतना डिटेल से हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, तो फिर फिजिक्स के लिए समय नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज है ओ पॉइंट पे ये क्यू चार्ज रखा गया है। ये ए, बी और सी सभी साइड्स इक्वल होंगे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स कितना लगा। फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू, यानी क्यू पे नेट फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू दिस चार्जेस क्यू क्यू क्यू, यानी इक्वल अमाउंट का चार्ज वर्टिसेस पे रख दिया गया इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। अब चाहेंगे, देखो अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम लोग 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मेथड से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टर अगर क्लियर है तो फैक्टर मेथड से भी इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। अभी एक छोटा सा एक ट्रिक्स बताते हैं, इसको पहले अभी दिमाग में रखें। क्या ट्रिक्स है? अगर नीट के बच्चे अगर एग्जाम इसको देख रहे हैं या जेईई मेंस के बच्चे देख रहे हैं तो इस बात को दिमाग में सेट कर लें, डायरेक्ट इसको आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो लेंथ है, ये लेंथ इक्वल होता है, और ये लेंथ कितना पाया गया है L/√3। अब इसको चेक कर लेंगे घर में बढ़िया से बैठ के। L/√3 लेंथ होता है, यानी सेंट्रॉयड और वर्टिसेस के बीच का जो लेंथ होता है L/√3 होता है। यहाँ पे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है सबके लिए। तो ये इस पे अगर फोर्स एक्सर्ट करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर। हमको एक्सपीरियंसिंग बॉडी कौन हो गया? क्यू। तो क्यू पे फोर्स कौन लगाएगा? स्मॉल क्यू। तो ये फोर्स किधर लगाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना फोर्स लगाया? एफ। ये भी इस पे कितना फोर्स लगाएगा? एफ। क्यों? क्योंकि सभी फोर्सेस इक्वल होंगे, सभी फोर्सेस इक्वल होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? चेक कर सकते हैं। एफ का वैल्यू कितना आएगा सभी के लिए? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये पढ़े हैं। तो के Q1 का वैल्यू क्या डालोगे? Q, और Q2 का वैल्यू क्या रहेगा? कैपिटल Q।
आर सबके लिए सेम है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम है, तो आर का वैल्यू हो गया L/√3 का होल स्क्वायर। सो वैल्यू विल बी K यानी 3 टाइम्स Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। देखो ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सबके लिए क्या होगा, सेम आएगा, सेम फोर्सेस आएगा। ये भी इतने ही फोर्स लगाएगा, ये भी इतनी फोर्स और ये भी इतनी, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो बताएंगे जब इसका न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे कूलम्स लॉ का, वहाँ पे बहुत डिटेल्स हम इसका बात करेंगे, अलग अलग मेथड से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को 2-4 मेथड से दिमाग में रखोगे तो कोई जो इजीएस्ट मेथड होगा उसको एडॉप्ट कर सकते हो एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन 3 इक्वल कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस, When 3 इक्वल कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन पे सिचुएटेड होना चाहिए, इक्वल का मतलब तीनों का इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और कोप्लेनर होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखना है। ये सिर्फ 3 फोर्सेस की बात हो रही है। When 3 इक्वल कोप्लेनर फोर्सेस आर oriented at an angle 120 डिग्री, आपस में कितने एंगल पे ओरिएंटेड होना चाहिए, 120। अगर निकालोगे इस पे, अगर हम यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट मीन्स ये अगर 30 होगा तो ये भी कितना होगा, 30। ये 60 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल, तो ये 30 हुआ, ये कितना हो गया 90। सो दिस एंगल विल बी 60, क्लियर, ये एंगल 60 होगा, तो ये एंगल भी कितना पाएगा 60, ये एंगल भी कितना होगा 60। तो देखा जाए कि दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो रहा है 120। यहाँ पे भी देखेंगे ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, यानी दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना पाया जा रहा है यहाँ पे 120 डिग्री। सो व्हेनेवर द 3 इक्वल कोप्लेनर फोर्सेस आर ओरिएंटेड एट एन एंगल 120 डिग्री, देन their resultant force will be 0। तो उसका रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या पाया जाता है, 0। इस कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे, कहीं भी इस तरह का सिचुएशन हम देखें तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 0। कब, जब 3 इक्वल कोप्लेनर फोर्सेस हो और आपस में 120 डिग्री पे ओरिएंटेड हो, तो वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0 आता है।